नमस्कार साथियों, अपनी पाठशाला लेकर आया है आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर। जी हां साथियों, भारत के राजस्थान के टॉप एडुकेटर्स की मदद से टॉपर्स के मार्गदर्शन में राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंप्लीट फाउंडेशन बैच, और वो भी मात्र 7500 रुपए में, जहां पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, एथिक्स, योगा, बिहेवियर, आर्ट एंड कल्चर, तमाम सब्जेक्ट्स को बिल्कुल ऑफलाइन के एहसास की तरह ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। चूकिएगा नहीं, अभी जाइए एडमिशन बुक करिए, क्योंकि ऑफर सीमित 7 दिनों के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां से आपको यह पता चलता है कि भारत की वर्तमान चल रही बैटिंग से चीन तनाव में है। तनाव इस बात का है कि लाख सफाई देने के बावजूद भी कि भारत के लिए हम खतरा नहीं है, भारत हम पर जो अपनी तिरछी निगाहें हैं वो हटा ले, हमारी कंपनियों का निवेश भारत में आने दे। ये सारे प्रयास जो चीन के द्वारा भारत की समझाइश के लिए किए जा रहे हैं, शायद वो उसे इस टाइटल को सुनने के बाद और ज्यादा टेंशन में डालेंगे। जहां एक और चीन भारत के लिए यह कहता है कि भैया हम आपके लिए चिंता नहीं है, कृपया करके हमारी कंपनीज को आने दें, उसी समय भारत जाकर के चीन के पैदाइशी दुश्मन, यानी जब से एक दूसरे की स्थापना हुई तब से एक दूसरे के दुश्मन ताइवान के पास अपने सेना प्रमुख, 3 सेना प्रमुख जो पूर्व में बहुत काबिल पोजीशंस पर रहे हैं, उन्हें 3 पूर्व सेना प्रमुखों को ताइवान भेज देता है। ताइवान जब वो पहुंचते हैं, अपने साथ 2 लोगों को और लेकर जाते हैं, जिन्हें युद्ध में पूरी भूमिका बनाने की या युद्ध में किस प्रकार से युद्ध की तैयारी की जाती है उसका पूरा अनुभव है। भारत के 3 प्रमुख सेना प्रमुखों का, पूर्व सेना प्रमुखों का ताइवान पहुंचना चीन को कितनी टेंशन देगा, आज के सेशन में इसी की चर्चा करनी है। क्योंकि हम लोग चीन का हाल ही में बदला हुआ रवैया देख रहे हैं, क्योंकि भारत उसके साथ हर मोर्चे पर उसे ठेंगा दिखा रहा है। चाहे वो आर्थिक संवाद, जिसमें उनकी एक प्रमुख कंपनी BYD को भारत में इन्वेस्टमेंट करने से रोका गया हो, या फिर चीन के दुश्मनों को हथियार देने की बात हो। चीन के दुश्मन में हाल ही में भारत ने वियतनाम, फिलीपींस, इनको हथियारों से लैस करने का निर्णय लिया, और भारत ने हाल ही में वियतनाम को एक अपनी तरफ से लड़ाकू पानी का जहाज सौंपा है। भारत के द्वारा साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी बढ़ती भूमिका को मजबूती देने के लिए किए गए ये प्रयास हाल ही में और ज्यादा सख्ती दिखाते हैं, जब भारत की तरफ से ताइवान पर निशाना साधा जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस प्रकार से भारत के वो हिस्से जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, वहां चीनियों का आना जाना हो और चीन के द्वारा वहां से सड़क का निर्माण कर लिया जाना हो। आज जो है वो टिट फॉर टैट की फीलिंग भारत चीन को देने जा रहा है। ताइवान जिसे लेकर के चीन दुनिया भर को यही कहता है कि चीन ही इकलौता राष्ट्र है, ताइवान कोई अलग राष्ट्र नहीं है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से हमें जाना जाना चाहिए। रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसका नाम ताइवान है, उस नाम से कोई भी देश नहीं है। अर्थात दुनिया वाले ताइवान को चीन का ही हिस्सा माने। चीन का यह कहना उस समय बहुत ही नुकसानदायक चीन को साबित होता है जब भारत साउथ चाइना सी में ताइवान के पास अपने सेना प्रमुखों को भेज देता है। यानी चाइना अपने लेवल पर चाहे जो सोचे, और ताइवान के पास भारत के सेना प्रमुखों का होना चीन की चिंता बढ़ाता है। आप खबर देख सकते हैं, इंडियन मिलिट्री चीफ विजिट ताइवान एमिड एस्केलेटिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना। आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल बनेगा कि सर, भारत के द्वारा 3 एक्स चीफ को वहां भेजा जाना हमारे लिए एक बड़ा कौतूहल का विषय पैदा करता है। एक बार अमेरिका ने आज से साल भर पहले अपनी एक बड़ी डिप्लोमेट नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेजा था। उसके ताइवान जाने पर, अमेरिका के नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेजे जाने पर चीन ने धमकी दी थी कि उनके जहाज को हवा में से उतरने ही नहीं देंगे, हम उन्हें हवा में ही मार देंगे। सर, उसके बाद भारत ऐसी हरकत कर रहा है। क्या यह भारत हरकत सोच समझकर कर रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि इससे भारत और चीन के रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ेगा? भारत और चीन के रिश्ते ऑलरेडी बहुत नकारात्मक स्थिति में हैं। ये मैं नहीं, भारत के विदेश मंत्री ने कई बार अपने बयान में कहा है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि गलवान वैली इंसिडेंट के बाद हाल ही में, यानी कि एक दिन पहले ही, भारत और चीन के कोर कमांडर लेवल की 19वीं बैठक हुई है। 19th
टाइम बैठक हुई है, वो मामला अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि चीन अपनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है। और जब चीन तैयार नहीं है तो भारत के द्वारा इस तरह का प्रयास करना निश्चित ही चीन को यह अपने आप में टिट फॉर टैट की फीलिंग देगा, जैसे को तैसा वाली फीलिंग देगा। जबकि हर भारतीय यह जानता हो कि नैन्सी पेलोसी के आगमन पर चीन ने कहा था कि यह एक डेंजरस मोमेंट है और यदि ऐसा हुआ तो चीन अमेरिका पर फायर करेगा। ऐसी स्थिति के बावजूद भी भारत अपने सेना प्रमुखों को वहां भेजता है और वो वहां जाकर क्लोज डोर मीटिंग करते हैं ताइवान के राष्ट्र अध्यक्ष के साथ में। तो यह चीन को निश्चित ही एक बड़ी टेंशन देगा। हालांकि चीन के द्वारा नैन्सी पेलोसी की विजिट से लेकर अभी तक कई बार ताइवान को घेरने के लिए, ताइवान को डराने के लिए विमान भेजे गए हैं। 1727 प्लेन अभी तक ताइवान के चक्कर काटने भेजे गए हैं। उनके एयर जो फील्ड है उसका इन्होंने वो किया है, मतलब उल्लंघन किया है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी, चाइना के तमाम मिलिट्री ड्रिल्स के बावजूद भी, अमेरिका और भारत का वन चाइना पॉलिसी को समर्थन करने के बावजूद भी अपने सेना प्रमुख और नैन्सी पेलोसी जैसे व्यक्ति को भेज देना यह दर्शाता है कि चीजें बदल रही हैं। आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न बनेगा कि क्या भारत भी वन चाइना पॉलिसी मानता है, क्या अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी मानता है? आंसर है जी हां। और जिन्हें यह नहीं पता कि यह वन चाइना पॉलिसी क्या है, मैं एक बार के लिए आपको ब्रीफ में बता दूं। कहने का अर्थ यह है कि जो चीन और ताइवान है, इन दोनों ने ही अपने नाम को चीन कह रखा है। चाइना, जिसको अपन चाइना कहते हैं, यह अपने आप का नाम रखता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वहीं ताइवान अपना नाम रखता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी दोनों ही चाइना है, एक का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और एक का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। चीन ने दुनिया को यह मैसेज स्पष्ट शब्दों में कहा कि चीन केवल एक होगा। इसी को वन चाइना पॉलिसी कहा गया। अर्थात वन चाइना पॉलिसी के तहत रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक ही होंगे। दुनिया अगर चाइना नाम से किसी को पहचाने तो वो केवल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को पहचाने। यही प्रक्रिया वन चाइना पॉलिसी कहलाती है। अमेरिका भी इसी को मानता है, भारत भी इसी को मानता है। फिर सवाल बड़ा बनता है, फिर ताइवान क्या है? बड़ा सवाल है। ताइवान को हम ताइवान मानते हैं, हम उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं, हम उसको ताइवान मानते हैं और उसके साथ अपने लेवल पर व्यवहार रखते हैं। सर कैसे व्यवहार रखते हैं? हम ताइवान से बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने यहां मंगाते हैं। आज जो आप फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों के बारे में सुनते हैं कि वो आकर के भारत में इन्वेस्टमेंट करती हैं, यहां पर आकर के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की मशीनें स्थापित करती हैं, कंपनी स्थापित करती हैं, बड़ा हब बनाती हैं, ये सब ताइवान की कंपनीज हैं जो भारत में इन दिनों इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही हैं। हम उसे ताइवान ही मानते हैं कि तुम ताइवान ही हो। सर इस बात से क्या चीन को मिर्ची नहीं लगती? बिल्कुल लगती है। और मिर्ची लगती है ताइवान को सेपरेट ट्रीट करने से। वो ये मानता है कि ताइवान को ताइवान नहीं, रिपब्लिक ऑफ चाइना कहो, लेकिन दोनों को एक मानो। भारत अब इस चीज से किनारा करने लगा है। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने गलवान वैली इंसिडेंट के बाद इस तरह की अपने आप के द्वारा सोशल मीडिया पर इच्छा भी जाहिर की थी कि भारत चीन को उसी के लहजे में जवाब क्यों नहीं देता। जब भारत के बिल्कुल हमारे जो एकदम बहुत ही करीबी हिस्सा हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें चीन द्वारा इंटरफेयर किया जाता है, तो भारत क्यों नहीं इंटरफेयर करता उनके इसी प्रकार के हिस्से पर? और शायद भारत अब वैसा ही कर रहा है। और ऐसा करने पर अब बड़ा सवाल बनता है कि हमारे 3 सर्विस चीफ क्यों गए वहां पर? तो आंसर ढूंढने पर पता चलता है कि भाई साहब ये लोग वहां जाकर के एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किए हैं जिसका नाम है कैटागलन फोरम। कैटागलन फोरम नाम की इन्होंने एक मीटिंग ज्वाइन की है और इस मीटिंग में हमारे 3 रिटायर्ड चीफ जनरल, जिनमें से एमएन नराणवे, पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया, साथ में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह पहुंचे हैं ताइवान। और साथ में इनके 2 और व्यक्ति पहुंचे हैं जो युद्ध में महारत रखते हैं और ये क्लोज डोर मीटिंग वहां जाकर किए हैं। शायद आप इन सबको पहचानते हो। राफेल में आरकेएस भदौरिया का नाम काफी ज्यादा मायने रखता है। और ये मीटिंग किस नाम से यहां हुई थी? तो कैटागलन फोरम के नाम से हुई थी। ये कैटागलन फोरम है क्या? ताइवान ने ऐसा कौन सा रास्ता निकाल लिया हाल ही में जिससे कि भारत के पूर्व सेना प्रमुखों को वहां बुलाया गया, उनके अनुभव सीखे गए और उनसे पता लगाया गया कि युद्ध हुआ तो हमें क्या करना चाहिए? तो असल में हुआ यह है कि ताइवान अपनी लोकेशन को अब समझ रहा है। उसे यह तो समझ में आ गया कि दुनिया चीन के डर से,
चीन के सामने खड़ा होने से डरती रहेगी, लेकिन इसने एक मध्यम मार्ग निकाल लिया, और वो क्या है? इंडो पैसिफिक के अंदर शांति कैसे आए, इंडो पैसिफिक में शांति कैसे आए, साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर कैसे किया जाए। इसके लिए ताइवान ने एक समझदारी की, और समझदारी क्या? समझदारी केवल इतनी की कि पैसिफिक में शांति के लिए जो भी देश आगे आना चाहें, कृपया करके आगे आ जाएं। ऐसी स्थिति में भारत पीछे कैसे रह सकता था? क्योंकि भारत का तो बड़ा ट्रेड साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन के थ्रू होता है। भारत ने अपने लोगों को शांति स्थापित करवाने के लिए यहां भेज दिया, और बाकायदा इन सब ने यहां पर देखिए, राष्ट्रीय डिफेंस कॉलेज, आर्मी वार कॉलेज के भी सिमुलेशन और प्लानिंग पर काम करने वाले जो लोग हैं, वो भी यहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने यहां पहुंचकर ताइवान को सिखाया कि यदि आपके साथ में युद्ध चीन लड़ता है तो आपको किस तरह से उस पर प्रतिक्रिया देनी होगी। क्या इस बात से चीन की कोई प्रतिक्रिया आई? बिल्कुल। चीन के विशेषज्ञों ने इससे नाराजगी जताना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के द्वारा किया गया यह प्रयास अपने आप में एक बड़ा संदेश माना जाएगा। यह माना जाएगा कि भारत के द्वारा चीन के साथ में जो वर्तमान में व्यवहार चल रहे हैं, उसमें भारत ताइवान के समर्थन में, अमेरिका के समर्थन में कार्य कर रहा है। अब चाहे जैसा भी आपको मानना पड़े, लेकिन हम तो सब शायद यही चाहते थे। हम यही चाहते थे कि तुम्हें भी पता चले कि जब किसी की टेरिटरी में प्रवेश किया जाता है तो कैसा लगता है। अगर तुमने हमारे क्षेत्र में अपना इंटरफेयर ऐसे ही जारी रखा तो हमारे पास भी तुम्हारी दुखती हुई बहुत सी रगें हैं। हमारे पास तुम्हारे लिए तिब्बत अपने आप में इतना बड़ा विषय है जिसके चलते हम दुनिया में तुम्हारे खिलाफ माहौल खड़ा कर सकते हैं। आज दुनिया में हमने पाकिस्तान के खिलाफ माहौल खड़ा किया, उसका नतीजा यह है कि हाथ में उनके कटोरा आ गया। जो इमरान खान कश्मीर को पूरी दुनिया में मंच पर लेकर फिर रहा था, आज वो जेल की हवा खा रहा है, क्योंकि भारत ने दुनिया में इमरान खान और पाकिस्तान के खिलाफ यह माहौल बना दिया कि ये केवल और केवल आतंक को पाल सकते हैं। हालात क्या हैं? आपके सामने हैं। सिमिलरली अब भारत इस तरह से आगे बढ़ रहा है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी है। तभी तो भारत ना तिब्बत मामले में चीन के सामने कोई बातचीत करता है, अब ना ही ताइवान के मामले में बातचीत करेगा। और ऐसी स्थितियां रही तो चीन को इसके साथ समझना जरूरी हो जाएगा कि भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए जिस तेजी से आगे आ रहा है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। साथियों, ऐसी स्थिति में भारत के विशेषज्ञ क्या मानते हैं? उनका मानना है कि दिल्ली और ताइवान एक दोस्ती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ताइवान के पास में बहुत अच्छी एपेटाइट है भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने की। ताइवान वर्तमान में भारत के अंदर इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवी के निर्माण के लिए जो फॉक्सकॉन भारत आ रही है, उसके लिए बड़ा मायना रखता है, क्योंकि भारत के बहुत सारे प्रतिनिधि ताइवान जाकर अपनी डिमांड रख रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने यह न्यूज जरूर सुनी होगी कि फॉक्सकॉन की वेदांता के साथ डील टूट गई, लेकिन अपडेटेड न्यूज भी सुन लेनी चाहिए कि फॉक्सकॉन भारत में $600 मिलियन का अपने आप से इन्वेस्टमेंट कर्नाटका में करने जा रही है। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि ये तमाम प्रयास भारत को मजबूती देते हुए दिखते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ और खबरें भी प्रकाशित होती हैं, जिनमें यह कहा जाता है कि इंडिया को तैयार रहना चाहिए यदि चीन द्वारा ताइवान पर हमला किया जाता है। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो संभव है भारत और चीन बॉर्डर पर भी टेंशंस खड़ी हो जाएं, और ऐसी स्थिति में भारत को चीन के साथ में दो हाथ की देरी नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। खैर, यह आने वाला समय बताएगा, क्योंकि चीन के लक्षण सुधरने के लग नहीं रहे हैं। क्योंकि हाल ही में हमारी 19वें कॉर्प कमांडर लेवल की बैठक जो 14 अगस्त को पूरी हुई, वो भी बेनतीजा साबित हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली भारत और चीन ने गलवान वैली पर जो बातें की हैं, उनका कोई परिणाम अभी तक ग्राउंड रूट लेवल पर निकलकर नहीं आया है। बाकी आपको क्या लगता है, भारत के द्वारा ऐसे ही प्रयास करते रहे जाने चाहिए, या फिर भारत को एक कदम और बढ़ना चाहिए, या भारत विश्व शांति के लिए जैसे चुपचाप बैठ सकता है वैसे ही चुपचाप बैठे रहना चाहिए? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक जरूरी जानकारी आपको दे दूं, जिन भी साथियों ने हमारे साथ जर्नल अवेयरनेस के नोट्स बुक किए थे, 2 दिन बाद से उनकी डिलीवरी शुरू हो जाएंगी। हमारे पास आपका मटेरियल प्रिंट हो चुका है, 2 दिन बाद आपके लिए डिलीवरी शुरू हो जाएंगी। और हाँ, राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप लोगों के लिए हमारे नोट्स तैयार हो चुके हैं। आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर अपने नोट्स का ऑर्डर बुक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, अपनी पाठशाला लेकर आया है आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर। जी हां साथियों, भारत के राजस्थान के टॉप एडुकेटर्स की मदद से, टॉपर्स के मार्गदर्शन में राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा
प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंप्लीट फाउंडेशन बैच, और वो भी मात्र 7500 रुपए में, जहां पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, एथिक्स, योगा, बिहेवियर, आर्ट एंड कल्चर, तमाम सब्जेक्ट्स को बिल्कुल ऑफलाइन के एहसास की तरह ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। चूकिएगा नहीं, अभी जाइए, एडमिशन बुक करिए, क्योंकि ऑफर सीमित 7 दिनों के लिए।